काफी सारे लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कमेंट सेक्शन के अंदर कि यार स्वीट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, ईसॉप्स क्या होते हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं किसी के साथ पार्टनरशिप में जाए, इक्विटी लें, प्रॉफिट लें, क्या करें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्वीट इक्विटी शेयर क्या होते हैं, ईसॉप्स कब कैसे इशू करने, पार्टनरशिप में कब जाना है, प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल क्या होता है और कैसे आप लोगों को प्राइवेट लिमिटेड फॉर्मेशन करते समय जब आप डायरेक्टर्स ला रहे हो, पार्टनर्स ला रहे हो, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आइए वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्वीट इक्विटी के बारे में बात करते हैं। स्वीट इक्विटी क्या होता है, कोई एम्प्लॉय मेरे पास काम कर रहा है, उसने अपना खून पसीना लगाया सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा, तो मैं उसको कुछ इक्विटी शेयर दे रहा हूँ, 1-2%, 3%, 4% मैंने उसको इक्विटी शेयर दे दिए। अब नॉर्मल इक्विटी में क्या होता है, किसी ने मेरे को पैसा दिया, मैंने उसको 5%, 4% इक्विटी दे दी। यहाँ पे नॉन कैश ट्रांजेक्शन होता है, मैं उससे कैश नहीं ले रहा हूँ, उसके हार्डवर्क के बदले मैं उसको इक्विटी दे रहा हूँ। अब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा काफ़ी सारे लोगों ने कि सर हम किसी बिजनेस में जा रहे हैं, सामने वाला जो एंटरप्रेन्योर है, स्टार्टअप फाउंडर है, वो हमको कह रहा है कि मैं तुम्हें 5% इक्विटी दूंगा कंपनी के अंदर, तुम मेरे साथ कंपनी में आ जाओ और नॉर्मल सैलरी दूंगा। तो क्या हम उससे इक्विटी लें, प्रॉफिट लें, क्या लें? देखो, आप एक चीज़ समझो, अगर कोई स्टार्टअप फाउंडर है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा है, तो जो इक्विटी होती है वो एक कागज़ का टुकड़ा होता है। ये स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए भी एडवाइस है, क्योंकि अब कैश में कन्वर्ट करना दिक्कत होती है। देखो, आज एक लिस्टेड कंपनी रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, तो आज मुझे उनके शेयर मेरे पास पड़े तो मैं मार्केट में इजीली उसको सेल कर सकता हूँ, आईपीओ के जो मार्केट लिस्टेड है, ठीक है। बट जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स होते हैं उनको इजीली नहीं बेचा जा सकता। उसको खरीदेगा कौन, उसका इन्वेस्टर कौन होगा, कंपनी बायबैक करेगी तो कौन से टर्म्स के ऊपर करेगी, वैल्यूएशन कैसे निकलेगी, सीए से निकलेगी, मर्चेंट बैंकर से निकलेगी, और जब आप कंपनी को वापस अपने शेयर बेचोगे तो क्या वो सिर्फ आपके शेयर के लिए एक मर्चेंट बैंकर से, सीए से रिपोर्ट निकलवाएंगे? इसकी बात भी पहले कर लेना बैठ के। और क्योंकि देखो, मर्चेंट बैंकर सीए अपनी फीस लेगा, उनको लग जाएगा यार कौन फीस भरे, हम तो कह देते हैं कि हमारा जो शेयर है ये 10,000 रुपये का है, तुम 10,000 रुपये ले जाओ, हमसे 5% वापस कर दो, आपको लगेगा ये शेयर तो 10 लाख रुपए का है, तो वहाँ जाकर डिस्प्यूट होते हैं। तो अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन एक ही है कि अगर आपको लग रहा है मुझे आईपीओ लॉन्च नहीं करना है, मार्केट में लिस्टिंग नहीं करनी है, इन्वेस्टर नहीं लेकर आना है, तो एम्प्लॉयज़ को प्रॉफिट्स में से या टर्नओवर में से एक हिस्सेदारी दे दो। कोई सेल वाला है, सेल्स ऑफ हेड है, उसको रेवेन्यू में से दे दो कि यार जो 10 करोड़ का साल का रेवेन्यू कर रहा है उसमें से 1% ले जाना, 10 लाख रुपए का इंसेंटिव तू हमसे। या कोई हेड ऑफ ऑपरेशन है तो उसको 0.5 प्रॉफिट का दे दो, ताकि वो लोगों का कैश मिलेगा। और एज ए एम्प्लॉय आपको भी इस चीज़ समझनी है कि वो इक्विटी का टुकड़ा है, सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा है, वो जो आपकी अलमारी में पड़ा रहेगा 1-2 साल, 5 साल। आपको अल्टीमेटली कैश चाहिए होता है, मार्केट में कुछ बाय करना है, कुछ भी करना है, तो ऑलवेज गो फॉर कैश डील। सेकंड ऑप्शन में आप इक्विटी रखो, बट हाँ, सोच समझ के इक्विटी लेना कि एसएमई लिस्टिंग होगी, आईपीओ लिस्टिंग होगी या इन्वेस्टर आएगा, नहीं तो एनकैश नहीं होने वाला। एनकैशिंग में बहुत दिक्कत आती है जो लोग इक्विटी इशू कर देते हैं स्टार्टअप के अंदर। फिर एम्प्लॉयर्स के लिए आप एक बात बताता हूँ, काफी सारे एम्प्लॉयर्स में से पूछते हैं कि सर हम कैसे इक्विटी दें, एम्प्लॉय है उसको इक्विटी दे दे, नहीं, उससे एग्रीमेंट साइन करो, उसमें होता है क्लिफ पीरियड। जैसे आप उसको 10% शेयर दे रहे हो तो उसको है ना क्लिफ पीरियड में डालो, फिर वेस्टिंग डाल दो, मतलब कि पहले 1-2 साल तो कोई उसको इक्विटी नहीं मिलेगी, थर्ड ईयर से उसको जैसे 10% आप इक्विटी दे रहे हो ना, तो हर साल 2-2% की इक्विटी मिलती जाएगी। और अल्टीमेटली पूरा टर्म 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स जो हमने डिफाइन कर रखा है वो कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट 10% की इक्विटी उसके पास चली जाएगी। तो एटलीस्ट क्या वो रुका रहेगा, पहले आपने इक्विटी दे दी, वो लेके निकल गया। अब ये चीज़ ध्यान रखना, आपने किसी को इक्विटी एक बार दे दी, वापस लेने का प्रोसेस भी लीगल होता है। आप कोई ईमेल भेज के ऐसे नहीं बोल सकते कि भैया अब इक्विटी में चीज़ कर रहा हूँ, तुम्हारे कोई राइट्स नहीं है। वापस लीगल प्रोसेस से वो इक्विटी आपके पास आती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो एक बार इक्विटी गई तो गई, लीगल प्रोसेस से वापस आएगी, उस चीज़ का ध्यान रखना। तो सोच समझ के इक्विटी दो, वेस्टिंग क्लिफ पीरियड डालो कि मैं 5 साल बाद आपके पास एग्रीमेंट आ गया, एम्प्लॉय के पास 5 साल भाई टिक कंपनी के अंदर आउटपुट दे, 5 साल बाद अपने आप तेरे पास आ जाएगी इक्विटी एग्रीमेंट के हिसाब से। अब टॉप 5 डॉक्यूमेंट कौन से जो एज अ एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉय से साइन करवाने हैं? देखो, पहला है एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, उसमें रोल्स डालो, सैलरी डालो, केपीआई डालो और टर्मिनेशन क्लॉज क्लियरली डालना। रोल मतलब सेल करनी है, सर्विस करनी है, क्या करनी है, पूरा काम लिखो उसके अंदर। सैलरी मतलब पर मंथ कितनी है, इंसेंटिव कितना है, दिवाली बोनस कितना है, 5 साल बाद कितना है। केपीआई मतलब देखो रेवेन्यू हिट करना है, या अगर सर्विस का बंदा है तो भी उसको नंबर दो, कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा है उसको नंबर दो, उसका केपीआई डिफाइन करो। चौथी चीज टर्मिनेशन, सेल्स वाला है फ्रॉड कर दिया, सेल्स नहीं कर पाया, ट्रांजैक्शन छुपा ली। सर्विस वाला है कस्टमर की पुअर सर्विस रिव्यू आ रहे हैं, वेबसाइट डेवलपर है, डिजाइनर है, वेबसाइट नहीं बना पा रहा, एसईओ नहीं कर पा रहा, ये सारे टर्मिनेशन क्लॉज बिल्कुल क्लियर रखना। फिर आता है एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, मतलब यार कोई आपके ये लीडर से साइन कराना है, एनडीए एनसीए, नॉर्मल एम्प्लॉय से साइन मत कराना, वो घबरा जाएंगे। एनडीए में क्या आएगा, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि यार हमारे कंपनी की क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन क्लाइंट्स तुम कहीं भी लीक नहीं कर सकते हो। नॉन कम्पीट में
तुम दूसरे कंपनी के साथ काम चालू नहीं कर सकते हो, कंपीट नहीं कर सकते हो में। फिर आएगा इक्विटी एग्रीमेंट, ईसॉप एग्रीमेंट, मतलब कि अगर आप किसी को इक्विटी दे रहे हो, ईसॉप दे रहे हो, तो उसका भी एक एग्रीमेंट होता है, क्लॉजेस होते हैं, वेस्टिंग के लिए, सब इसके अंदर आता है। फिर आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का असाइनमेंट एग्रीमेंट, मतलब जो भी आईपी आप क्रिएट कर रहे हो या करवा रहे हो वो कंपनी के नाम पर रहेगी, क्योंकि आप उसको सैलरी दे रहे हो, इंसेंटिव दे रहे हो, पे आउट दे रहे हो, तो कुछ भी वो क्रिएट कर रहा है आईपी वो कंपनी के पास रहेगा। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप किसी से पार्टनरशिप कर रहे हो या उसको शेयर होल्डर बना रहे हो सिर्फ, तो शेयर होल्डर एग्रीमेंट अलग होता है, पार्टनरशिप डीड अलग होती है, उसमें पार्टनर्स की रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी सब कुछ आते हैं अच्छे से, उस चीज़ का ध्यान रखना। और देखो, धंधा चालू करना आसान नहीं होता, शुरुआत के 5 ईयर्स क्रिटिकल होते हैं। अगर 5 साल आप लीडर्स को टिका गए अपनी कंपनी के अंदर, तो आप फास्ट ग्रो कर जाओगे लॉन्ग टर्म में। तो उसके लिए क्या करो, 5 साल का उनको लालच दो कि 5 साल बाद प्रॉफिट में इतनी हिस्सेदारी दूंगा, 5 साल बाद ईसॉप्स दूंगा, 5 साल बाद ये दूंगा वो दूंगा। उससे क्या 5 साल मैन पावर, अच्छी मैन पावर टिकेगी, आप उनके साथ भागो, और खराब मैन पावर होगी तो आप उनको निकाल दोगे, ये वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो आप क्या करो, अच्छी मैन पावर पकड़ो टिकाने के लिए, ईसॉप्स, प्रॉफिट्स, थोड़ा पर्क्स दिखाओ उनको 5 साल बाद, 10 साल बाद, क्योंकि 10 साल में जब आप धंधा बिल्ड कर लोगे ना, तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी और स्केलेबल हो जाएंगी और आप बड़ा धंधा बना पाओगे। फ्रेंड्स, अभी भी कोई लीगल इशू आ रहे हैं, डाउट्स रह गए स्वीट इक्विटी के रिगार्डिंग, ईसॉप्स के रिगार्डिंग, किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं और लिंक्डइन के ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।